मोदी के हैट्रिक मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनका जलवा बरकरार नजर आया। मंत्रिमंडल में एक बार फिर से जगह मिली है। उधमपुर सीट से जीत कर आते हुए तीसरी बार जीत की आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर जितेंद्र, और एक बार फिर से जिम्मेदारी के लिए जो आपको दी गई है। आपका एक बार स्वागत करते हैं भारत 24 के मंच पर जोरदार तालियों के साथ। पहले तो डॉक्टर जितेंद्र, सबसे पहला सवाल आपसे, आज क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम वापस लौटी है, T20 वर्ल्ड कप जीती है, और आज बहुत महत्वपूर्ण लम्हा प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का रहा। सबसे पहले तो उस पर आपकी एक प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी, क्योंकि पूरा देश इस वक्त खुश है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीता है। नहीं, सबसे पहले तो धन्यवाद पूर्णिमा जी, एक बार फिर से आपने अपनी महफिल में आमंत्रित किया, और CEO साहब का भी और भारत 24 के सारे परिवार का। हैविंग सेड दैट, जहां तक संबंध है कि T20 की टीम वापस लौटी है, मुझे लगता है कि उसमें कुछ मुझे और कहने की आवश्यकता नहीं। भारत के प्रत्येक नागरिक की जो इस समय भावनाएं हैं वो ही मेरी भी हैं, इससे हम सब गर्वान्वित भी हुए हैं। और इसका महत्व क्या है उसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उस विजय के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके टीम के सदस्यों के साथ टेलीफोन पर बातचीत भी की और ट्वीट करके उनको मुबारकबाद भी दी। और आज जब हम इस समय यहाँ बैठे हुए हैं, लगभग इसी समय वो प्रधानमंत्री जी के आवास पर उनसे मिलने भी पधारे हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन क्योंकि राजनीति की बात करते हैं, चुनावों से पहले हमने देखा जमकर राजनीति हो रही थी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। नतीजे आए, एनडीए की सरकार बनी, और उसके लिए एक बार फिर से आपको बधाई, और आप भी जीत कर आए तो आपको भी बहुत बधाई। लेकिन क्योंकि संसद सत्र हमने देखा, संसद सत्र में लोकसभा हमने देखा, राज्यसभा हमने देखा, और वहां पर विपक्ष के गंभीर आरोप एलओपी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से सरकार पर लगाए गए। जमकर सरकार पर प्रहार किया गया। विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार विपक्ष के आरोपों पर सरकार जूझती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री को उठना पड़ा, गृहमंत्री को उठना पड़ा, रक्षा मंत्री को उठना पड़ा बार बार, और इसी में विपक्ष खुश है कि हमने असहज कर दिया इस बार सरकार को। नहीं, मुझे लगता है ये बात केवल विपक्ष के ही नेता कह रहे हैं, लेकिन यदि आप आम नागरिक से किसी से पूछें तो उसकी राय इसके विपरीत है। पहली बात तो ये कि आपने दो तीन बिंदु आए हैं आपकी प्रश्न में और आपके वक्तव्य में। इलेक्शन हो गया, उस समय जो नोकझोंक हो रही थी, अब उसका समय भी जाता रहा, चुनाव का परिणाम भी आ गया, सरकार भी बन गई। अभी भी शायद विपक्ष को ये बात कबूल करने में या स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है कि सरकार तीसरी बार मोदी जी की ही बनी है और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब जब तक चुनाव ना हुआ हो, जब तक उसका परिणाम ना आया हो, जब तक देश की जनता ने ये फैसला ना दिया हो कि किस पार्टी की सरकार होगी, कौन प्रधानमंत्री होगा, तब तो चलिए समझ में आता है कि उस चुनावी दंगल में आप हर तरह का हुनर आजमा रहे हैं। लेकिन अब जबकि सरकार बन गई है तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक मर्यादा का ये तकाजा है कि हम सब विनम्रता से ये स्वीकार करें कि मोदी जी प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं है, एनडीए के भी नहीं है, वो कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो समाजवादी पार्टी के भी प्रधानमंत्री हैं। तो ये बात अभी भी उनको स्वीकार नहीं हो रही और उसी मुद्रा में चले आ रहे हैं जिस मुद्रा में वो चुनाव से पहले थे। दूसरी बात जो आपने कहा कि जिस तरह से इस संक्षिप्त सत्र में उनका व्यवहार रहा, मुझे नहीं लगता कि अब देश की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है। एलओपी ने जो एक बातें रखी, जो उन्होंने अपनी तरफ से तथ्य के साथ प्रमाणित करने की कोशिश की, वो उसी समय रियल टाइम बेसिस पर ही आप ही लोगों ने नकार दी, मीडिया के मित्रों ने, चाहे वो अग्निवीर को लेकर के थी, चाहे वो MSME को लेकर के की। क्योंकि आजकल ये एविडेंस बेस्ड युग है, तथ्य, तर्क और तुलना। तो मैं कुछ कह दूं और लोग स्वीकार कर लें, ऐसा चलता नहीं। बल्कि इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूंगी, छोटा सा बच्चा अपनी जेब से मोबाइल निकाल करके चेक कर लेता कि क्या सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो इसलिए वो बात हो सकता है उस समय थोड़ी हुटिंग करके उन्होंने अपना कुछ एक पल अच्छे आनंद में गुजार लिया, लेकिन इट डजंट कैरी वेट। दूसरी बात, जब दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी का भाषण था तो जिस प्रकार से एलओपी ने और आप ही ने वो दर्शाया कि स्वयं लोगों को उकसा के कह रहे हैं कि वेल में जाओ, मुझे नहीं लगता कि भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में इस प्रकार का कभी आपको दृश्य देखने को मिला हो। एलओपी का एक बहुत बड़ा दर्जा होता है, भारत सरकार के मंत्री का उनको रुतबा दिया जाता है, और
इंग्लिस्तान में तो उनको शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। तो यदि वही उकसाएंगे, कहेंगे साहब आप जाओ दंगल करो, गुंडागर्दी करो, वेल में तमाशा करो, तो मुझे लगता है वो उनका अपना ही स्तर घटा है और सारे देश ने इस बात को देखा है। और ये गलतफहमी उनको है भी कि उन्होंने उस दिन कुछ बहुत प्रभावित किया है लोगों को, तो मुझे लगता है कि वो थोड़े ही दिन में वो जाती रहेगी। नहीं, ये उनको लगता तो है कि उन्होंने प्रभावित किया है और इसका जिक्र उन्होंने फौरन आते हुए मीडिया के साथियों से भी किया, ये कहते हुए कि मैंने कैसा बोला, मैंने अच्छा बोला ना, तो वो उनसे पूछते रहे। लेकिन इस वैलिडेशन के साथ साथ उस आचरण को लेकर मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि चर्चा एक और ये हो रही है डॉक्टर जितेंद्र कि जब प्रधानमंत्री कह रहे थे तो उस दौरान पूरा विपक्ष हो हल्ला कर रहा था, बेल में जा रहा था, जिसकी कुछ तस्वीरें कल भी सामने देखने को मिली। लेकिन जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो आपकी सरकार यानी कि सत्ता पक्ष शांति से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सुन रहा था। बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की सर्वोच्च मर्यादाओं का पालन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरे समय वहां बैठे रहे। पहले शब्द से आखिरी शब्द उन्होंने एलओपी का सुना और अक्सर प्रधानमंत्री की इतनी व्यस्तता रहती है कि हमेशा इस प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती कि पूरा समय दें, लेकिन उन्होंने दिया इसलिए भी कि देश और राष्ट्र ये समझ सके कि किस प्रकार से हमें सदन के भीतर अपना व्यवहार रखना है, अपने विरोधियों के प्रति भी और जो हमारे दूसरे सांसद साथी हैं उनको लेकर के भी। उन्होंने एक तरह का एक मर्यादा के साथ साथ एक प्रेसिडेंस भी कायम करने का प्रयास किया है और इसी बात को लेकर के बहुत थोड़ी सी ठेस भी पहुंचती है कि उसके अगले ही दिन, जबकि चाहे होना तो ये चाहिए था कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का वहां पर कंडक्ट रहा, व्यवहार रहा, एलओपी भी उसी तर्ज पर वो भी अपना आचरण रखते, लेकिन जिस प्रकार से वो उन्होंने उठ करके सीट से और सब लोगों को आगे धकेलना शुरू किया और एक भी बात सुनने का ना उनको दिलचस्पी थी, ना वो चाह रहे थे कि दूसरे लोग सुने। मुझे नहीं लगता कि देश के लोग उससे प्रभावित होते हैं। और फिर वो मणिपुर को लेकर के बार बार बोलते रहे। मणिपुर का भी उत्तर कल प्रधानमंत्री जी ने दे दिया और अगर आपने बिटवीन द लाइन सुना होगा तो प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का जिक्र करते हुए आखिर में ये कहा कि एक दिन आएगा कि मणिपुर ही इनको छोड़ देगा। जिनके लिए इतना हल्ला हुल्ला कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि अगले चुनाव में मणिपुर इनको वोट दे जी। क्योंकि लोग इस समय हुआ क्या है कि 60-70 बरस गुजर जाने के बाद लोकतंत्र के ये तीसरी पीढ़ी है। तो कई बार हमारे ये कांग्रेस के मित्र इस तरह के राजनीतिक अभी पिछले गुजरे जमाने की और गुजरे चुनाव की चतुराइयां इस्तेमाल कर रहे हैं। बट दी वोटर हैज मूव्ड ऑन और 70% से अधिक जनसंख्या इस देश में 40 वर्ष से कम उम्र की है। उनकी सोच अलग है, उनका नजरिया अलग है, सच और झूठ को पहचानने की और उसको स्वीकार करने का उनका पैरामीटर भी अलग है। लेकिन क्योंकि आपने जनता की बात की सर, सदन एक ऐसी जगह है जहां से निकली हुई बात पूरे देश भर में जाती है, हर कोई उसको सुनता है, हर एक वोटर उसको सुनता है। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि सदन में जो गुमराह करने की रवायत है वो एक नॉर्मलसी पे आ गई है? पिछले कुछ दिनों ये हमने देखा, आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाए गए कि सदन को गुमराह किया जा रहा है, जिसमें जिक्र हुआ अग्निवीर योजना का। मैं इसीलिए उस योजना का जिक्र कर रही हूं क्योंकि बाकायदा इंडियन आर्मी को ट्वीट करते हुए उसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। मैं आपके पिछले प्रश्न में एक बात छूट गई थी और इस प्रश्न से वो जुड़ती है कि जो ये कहते हैं कि गृह मंत्री को भी खड़े होना पड़ा और रक्षा मंत्री को भी खड़े होना पड़ा। वो खड़े इसलिए नहीं होने पड़ा कि वो घबरा गए, खड़े उसी प्रिसाइसली फॉर द रीजन जो आपने बताया कि सदन की हर बात देश के हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। इतना ही नहीं, सदन के रिकॉर्ड में भी जा रही है जी। और ये रिकॉर्ड सदियों तक चलेगा एक रेफरेंस के तौर पर। तो गलत तथ्य उसमें ना चला जाए, इसलिए एक जिम्मेवार गृह मंत्री के रूप में, एक जिम्मेवार रक्षा मंत्री के रूप में तुरंत उठ करके उसका खंडन किया। जैसे रक्षा मंत्री जी ने उसी समय कहा कि नहीं साहब, इस बात को रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए क्योंकि ये तथ्य नहीं है, तथ्य कुछ और है। तो इसमें बहुत सारी बातें जुड़ी हैं। जहां एक तरह आप सेना का मनोबल कम करने की बात हो सकती है, जहां दूसरी ओर देशवासियों को गुमराह करने की बात थी, वहां तीसरी ओर ये भी था कि हमेशा के लिए रिकॉर्ड में ये चला जाता कि अग्निवीर को
कोई मुआवजा नहीं मिलता, और इसलिए स्वाभाविक था, और मैं तो कहूंगा कि प्रशंसनीय है कि रक्षा मंत्री जी ने तुरंत उसका खंडन किया। इसी प्रकार गृह मंत्री जी ने भी खंडन किया। तो कहने का तात्पर्य ये कि जिस बात को लेकर के वो अपने में मुस्कुरा रहे हैं कि साहब हमने गृह मंत्री या रक्षा मंत्री या 5-6 मंत्रियों को अपनी सीट से, अपनी गद्दी से उठ करके बात करने के लिए उकसाया, ऐसा नहीं है, बल्कि वो उन्हीं को रिकॉर्ड को स्ट्रेट करने के लिए हुआ है। उसमें भी उनको मुझे लगता है कुछ अपने में मंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि ये कहा गया कि सत्यापन करना चाहिए अब राहुल गांधी को अपनी तमाम बातों का, तो राहुल गांधी खुद सत्यापन करने के लिए निकल गए। उनकी तरफ से जारी किया गया वीडियो आई एम श्योर कि आपकी तरफ से देखा गया होगा, और उन्होंने अपनी एक बात को सत्यापित किया, जिसके बाद इंडियन आर्मी का ट्वीट आया और उसको लेकर क्लैरिफिकेशन आया। ये जो सत्यापन करने वाली बात है, अब तो सदन से बात निकल गई बाहर, उसको कहां तक जाके सरकार क्लैरिफाई करेगी कि नहीं, हमने भ्रष्टाचार को लेकर जो कार्रवाई की वो बिल्कुल ठीक है, अग्निवीर योजना हमारी बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा तमाम बातें नीट से लेकर हर एक बात जो एलओपी की तरफ से रखी गई, सरकार किस माध्यम से उन चीजों का क्लैरिफिकेशन क्या करेगी, और करेगी तो कैसे करेगी? नहीं, सरकार तो अपनी ढंग से करेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि ये केवल सरकार तक सीमित नहीं है। तो हर राइट थिंकिंग सिटीजन की जिम्मेवारी है, मीडिया की भी जिम्मेवारी है, नागरिक की भी जिम्मेवारी है। हम जहां भी बैठे हों, भले ही 4 लोगों के बीच बैठे हों, अगर ये विषय आता है कि साहब ऐसा कहा गया कि अग्निवीर को कुछ नहीं मिलता, तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते मेरा ये दायित्व है अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सेना के प्रति। मैं कहूँगा नहीं भाई साहब, ये कोई गलत फहमी है, गलत सूचना है। तो ये हम सबका सामूहिक कार्य है, और मुझे लगता है कि आज के युग में जहां सोशल मीडिया, जहां कम्युनिकेशन चैनल्स इतने प्रॉम्प्ट हो चुके हैं, और वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के भी हमारे पास माध्यम मौजूद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लोग पहचानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, और अब तक पहचान भी चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष ने झूठ की राजनीति को अपना हथियार बना लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी को या पूरे विपक्ष को अब इसमें मजा आने लगा है, क्योंकि उनको ये पता है कि उससे एक टेम्पो बनता है, उससे बाहर चर्चा होती है, डिबेट्स होती हैं, मीडिया बीजेपी से सवाल पूछती है, तो ये मजा जो आने लगा है कि रवायत, इस पर क्या फुल स्टॉप लगना चाहिए? ऐसा है कि वो कभी कभी उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद इससे हमको एक अपने हक में, अपने पक्ष में एक नैरेटिव मैन्युफैक्चर करने में कामयाब हो जाएं। लेकिन वो जैसे अंग्रेजी में कहा होता है कि फर्स्ट टाइम इट्स अ ट्रेजेडी, सेकंड टाइम इट्स अ फार्स। पहली बार कामयाब हो गए होंगे 1-2 बार, अब उल्टा उसका मजाक बनता है। तो ट्रेजेडी का भी मजाक हो जाता है अगर आप इसको बार बार दोहराने की कोशिश करें। तभी मैंने कहा थी वो इंडियन वोटर हैज मूव्ड ऑन, सम ऑफ द पॉलिटिशियंस आर स्टिल ट्राइंग द ट्रिक्स ऑफ द पास्ट। तो ये अब बात बहुत ज्यादा निभती नहीं है, ये आगे बढ़ती नहीं है। और जब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम झूठ की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि देश के नागरिक ने, वोटर ने इसका उत्तर बार बार दिया है। इतनी आसानी से अगर आप देश के नागरिक को या उसके वोटर को झुठला सकते या उसको गुमराह कर सकते, तो मुझे लगता है कि अपनी नासमझी है। वी आर अंडर एस्टिमेटिंग द विजडम ऑफ द कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कॉमन सिटीजन बहुत ज्यादा समझदार है जितना ये समझते हैं। लेकिन क्या आप मेरी इस बात को मानेंगे, क्योंकि 2014 के बाद से ऐसा मंजर इस बार सदन में नजर आया जब विपक्ष एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ था, बहुत सारे आरोप लगाए गए। शायद इसलिए कि इनको लगता है कि थोड़ी बहुत सीटें इनकी बढ़ गई जी। लेकिन जैसे मोदी जी ने अपने उत्तर में एक बहुत खूबसूरत बात कही कि ये भूल रहे हैं कि तीसरी मर्तबा जहां एक और मोदी जी की सरकार बनी है, वहां उसी साथ ही साथ तीसरी मर्तबा ये भी 100 तक पहुंचने में नाकाम ही रहे हैं। तो उस एंगल से भी देखिए। और जो इट इज 99 नॉट आउट ऑफ 100 इज 99 आउट ऑफ 540 जी। और मुझे लगता है कि लोगों को बात समझ में आई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कटाक्ष करने में हमेशा से माहिर रहे। आपको लगता है कि राहुल गांधी उनसे ये कला कुछ सीख रहे हैं और इस बार सदन में वो कटाक्ष करने की कला राहुल गांधी की भी सबके सामने? वैसे तो मोदी जी के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसका तो कोई मुकाबला नहीं है, तो दुनिया को मानती है। लेकिन उसके अतिरिक्त वो केवल कटाक्ष शब्दों का नहीं रहता, उसमें एक एक शब्द बड़ा नपातुला और बड़ा स्टडी रहता है मोदी जी का, और सदा से ऐसे रहा है। वो गायबाना वो कोई बात वैसे नहीं करते। जबकि एलओपी की अब हमें तो टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, उनकी अपनी पार्टी और उनका विषय है। लेकिन वो गायबाना बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जिनके ऊपर शायद उनको बाद में स्वयं भी पछतावा होता होगा, या उनके पार्टी के लोग भी एम्बैरेसमेंट फील करते होंगे। और कल जब राज्यसभा का जो उनका व्यवहार रहा, उस सारी की सारी पार्टी वॉकआउट कर गई,
हमारी जानकारी है कि उनके अपने लोग भी बाद में इस बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं थे कि इस प्रकार का होना चाहिए था, क्योंकि देश ने भी इस बात को पसंद नहीं किया कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो केवल प्रधानमंत्री, मैंने जैसे कहा कि बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस के भी हैं और वो लीडर ऑफ द हाउस भी हैं। तो लीडर ऑफ द हाउस जो है वो लीडर ऑफ बीजेपी भी है और लीडर ऑफ कांग्रेस ही है। और आप बेवजह वॉकआउट कर दें बिना बात सुने हुए, तो मुझे नहीं लगता कि लोग इस बात से प्रभावित होते। विपक्ष को हिंदुओं से कोई दिक्कत है या हिंदुओं से दिक्कत है का नैरेटिव बीजेपी सेट करती है? नहीं, वो शायद उन्हें ये गलत फहमी हो गई कि हम ये हिंदू हिंदू नाम करके कुछ समुदाय को प्रभावित कर लेंगे, लेकिन उसके भी विपरीत हुआ। मोदी जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जिनके दर्शन किए जाते हैं उनका प्रदर्शन नहीं करते। तो मुझे लगता है उसी में सारी बात आ गई कि आप जब तस्वीरें दिखाएं शिव जी की उल्टे कर खड़े करके, आप घर में ऐसा नहीं करते। घर में तो पूछते हैं ना, और फिर ऐसे टेबल पे पटक के रख दो, फिर दिखाओ, फिर पटक के रखो। तो मुझे नहीं लगता, ये भी उनकी गलत फहमी है कि शायद ऐसा करने से। अब हुआ क्या था कि जैसे 2015 की शायद बात है, मैं पार्टी की जिम्मेवारी में सूरत में था चुनाव में, तो वहां भी राहुल आए, तो वो 3 दिन के अंदर 5 मंदिरों में हो आए। शायद उन्हें लगा कि यही एक राज है भारतीय जनता पार्टी की जीत का। तो मुझे मेरे साथियों ने कहा कि साहब ऐसा करें तो आज हम भी अपना अभियान मंदिर से शुरू करें। मैंने कहा नहीं, कतई नहीं करेंगे। हम तो जैसे हमारा जीवन शैली रही है, तो घर में पूजा करके अब निकलते हैं, हमें कोई वीडियो वो कैमरा लेकर के मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से ही इज स्टिल डिसाइडिंग एंड डिटर्मिनिंग व्हाट इज द राइट कोर्स फॉर हिम। तो जो हाँ वो अभी तय नहीं कर पाए हैं। इससे अधिक अब उनके बारे में हम क्या टिप्पणी करें। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया डॉक्टर जितेंद्र, और ये कहा गया कि पहली बार ऐसा हुआ कि आपने स्टेटहुड का दर्जा छीन लिया। मणिपुर को लेकर विपक्ष कहता है कि बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए मणिपुर शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता, और यही वजह रही कि एक भी बार वहां तक वो पहुंचे नहीं। हालांकि राज्यसभा में मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से वक्तव्य आया, लेकिन जम्मू कश्मीर का जिक्र, क्या वो टीज क्या है विपक्ष की कि आपने उनसे स्टेटहुड का दर्जा छीना? नहीं, मैं दोनों विषय की बात कर लूंगा। हुआ क्या है कि वो जहां इशू नहीं है वहां इशू मैन्युफैक्चर करने की कोशिश हो रही है। अब अगर आप, जैसे मैंने कहा, तर्क, तथ्य और तुलना, अगर आप 2014 का दृश्य देखें, क्योंकि मैं 7 साल पूर्वोत्तर की जिम्मेवारी मेरे पास रही 2014 से लेकर के आगे 7 वर्ष तक। जब हम पहली बार 2014 में वहां पहुंचे तो 4-4 महीने तक रोड ब्लॉकेड रहा करता था। मणिपुर भी ब्लॉकेड चल रहा था। बेबी फूड और आम रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों का अभाव था। वायलेंस अलग थी, भ्रष्टाचार अलग था, और शेष भारत से इतनी ज्यादा दूरी थी कि एक हमारे नेता आए दिल्ली से, तो मुझे कहने लगे कि मैं तो बड़ा हैरत में पड़ गया, मेरी खबर छपी है तो उसमें लिखा कि लीडर फ्रॉम इंडिया अराइव्स एट इम्फाल। यानी इस तरह की मानसिक दूरियां भी थी। अब 7 साल के भीतर आप देखिए, इसी मणिपुर में जहां 5-5 महीने ब्लॉकेड होता था, ऐसा नहीं हो रहा। अब एनकाउंटर्स की घटनाएं नहीं होती। डेवलपमेंट की ये स्थिति है कि नॉर्थ ईस्ट इज बीइंग साइटेड एज द रोल मॉडल ऑफ मोदीज डेवलपमेंट। यानी जब हम पहले पहुंचे 2014 में, तो एक हवाई अड्डा होता था गुवाहाटी में, आज वहां ईटानगर में हवाई अड्डा, शिलोंग का हवाई अड्डा बिगड़ चुका था, हालांकि अर्स्टवाइल असम की वही राजधानी थी अंग्रेजों के वक्त की। रेल नेटवर्क नहीं था। कुछ ऐसे प्रदेश थे, मेघालय, अरुणाचल इत्यादि, जहां पर लोगों ने कभी रेलगाड़ी के दर्शन नहीं किए थे। आज ईटानगर से अरुणाचल एक्सप्रेस चलती है, और सारे प्रदेशों में शायद सिक्किम को थोड़ा बहुत छोड़ करके डबल गॉज रेल ट्रैक बन रहा है। 7-7, 8-8 वाटरवेज बन गए ब्रह्मपुत्र से लेके बे ऑफ बंगाल में, जिसमें लगभग 25% आपको दर लगती है गुड्स कैरेज की। ये सारा बदलाव और लोगों का आना जाना, आप ही के मीडिया से रिपोर्ट हुआ करता था कि पूर्वोत्तर के कुछ बच्चे आए दिल्ली में, तो उनको कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, या उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो शर्मनाक भी था और नहीं होना चाहिए था। आज ऐसा नहीं है। आज उसके विपरीत
टूरिज्म इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री दिल्ली से और बंगलौर से जा रही है शिलोंग, वहां के बच्चों को रिक्रूट करने के लिए। आज भी आप हवाई जहाज में बैठ जाइए, चाहे दिल्ली में, कहीं की भी फ्लाइट ले लीजिए, दक्कन हैदराबाद की ले लें या पश्चिम मुंबई की ले लें, आपको क्रू में इनवेरिएबली 1 या 2 युवा युवतियां नॉर्थ ईस्ट के मिलेंगे। तो इन पिछले 8-10 वर्षों में न केवल वहां विकास से चित्र बदला, वहां शांति भी बहाल हुई, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पीस एंड डेवलपमेंट शेयर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, अगर एक में कोई खलल आता है तो दूसरे में भी आता है। जैसा शांति बनी रहे तो विकास की भी गति बढ़ती है। और साथ ही साथ ये दूरियां जानबूझ करके रखी गई थी, क्योंकि इनको लगता था कांग्रेस की सरकारों को कि वहां से कोई ज्यादा वोट तो मिलना नहीं है, थोड़े बहुत एमपी चुन करके आते हैं, आए कि ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोदी जी ने वो सोच भी बदली कि जहां जिस चीज की आवश्यकता है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को उसकी जानकारी भी होगी, क्योंकि मैं वहां रहा हूं। सन 2016 के इर्द गिर्द इजराइल ने एक पेशकश की कि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आई है, सिट्रस फ्रूट पार्क। जैसे हमारे यहाँ फ्रूट पार्क्स होते हैं ना, तो अब वो स्पेशलाइज हो गया, मैंगो फ्रूट पार्क, बनाना फ्रूट पार्क, उस तरह से। तो बोले हम सिट्रस। तो मैंने ही एम्बेसडर उनसे पूछा कि अभी आप कहाँ समझते हैं कि अनुकूल रहेगा, तो उन्होंने कहा मिजोरम। अब मिजोरम एक ऐसा प्रदेश है जिसकी आबादी मुझे लगता है 8-10 लाख से ज्यादा नहीं, एक एमपी चुन करके आते हैं लोकसभा में, ना वो सरकार बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि अनुकूलता वहां थी, तो आज सबसे पहला मुझे भारतीय उपमहाद्वीप का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिट्रस फ्रूट पार्क का वहां पर बनाया गया मिजोरम में, जहां पे शोध भी होता है, इंडस्ट्री भी है। तो कहने का तात्पर्य कि जिस चीज की जहां आवश्यकता थी उसकी पूर्ति की गई। उसके ये परिणाम हुआ कि जहां पूर्व उत्तर का भारत की मुख्य धारा से पूरी तरह विलय हुआ, वहां पर जो मानसिक दूरियां थी वो भी जाती रही। अब दूसरी बात रही जम्मू कश्मीर की। हम ये बात कैसे भूल जाएं कि जम्मू कश्मीर में जो पहली बार जमीनी स्तर का लोकतंत्र था वो मोदी जी के आने के बाद हुआ। कभी कोई इतिहासकार इस बात का विश्लेषण करेगा कि जब सारे देश में जिला परिषदें थी तो जम्मू कश्मीर में क्यों न थी? वहां तो आकर के अभी 2019-20 के बाद आई। शायद वो चाहते ही नहीं थे, वहां की सरकारें जो वंशवाद पर आधारित सरकारें थी चाहती नहीं थी। अब ये वो पार्टियां हैं जो सेल्फ रूल की बात करते हैं, जो ऑटोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन वो सेल्फ रूल ही क्या, जो जमीन से ना जन्मा हो। तो जो जहां पंचों सरपंचों को 73-74 संशोधन है हमारे संविधान में, और इत्तेफाक से वो कांग्रेस की सरकार लाई थी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे, जिसके तहत जो पंचायती इकाइयां हैं इनका सशक्तिकरण होता है कि जो केंद्र से राशि जाती है सीधी पंचों सरपंचों, उसको वहां नहीं लगाया गया था 370 की आड़ में, ताकि सारा पैसा मंत्री परिषद के खजाने में जाए। तो बल्कि मोदी जी के कार्यकाल में तो वहां वास्तविक लोकतंत्र बहाल हुआ है। और उन परिस्थितियों को सुधारने के लिए यदि खुद कुछ समय के लिए उसको स्टेट को यूनियन टेरिटरी में परिवर्तित करने की आवश्यकता समझी गई, तो मुझे लगता है दैट इज फॉर गुड रीजंस एंड गुड आउटकम्स। लेकिन दो बातों का जिक्र सर जम्मू कश्मीर को लेकर करना होगा। एक तो ये कि वहां पर इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, खासतौर से ऐसे इलाकों में जो आतंकवाद प्रभावित थे, जहां पर कुछ परसेंटेज वोटिंग हुआ करती थी, वहां पर इस बार वो डबल डिजिट में, और वो भी 50% के लगभग करीब पहुंची। तो उसके लिए एक तो काबिले तारीफ कार्य, और एक बार उसके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट वोटिंग की बात करते हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ लगातार 4 दिन में 4 आतंकी हमले, जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो एक चिंता का विषय होगा, क्योंकि हम आतंकवाद को वहां पर खत्म करने हुए आंकड़े बार बार दिखाते हैं मीडिया पर, लेकिन 4 दिन में अगर 4 आतंकी हमले होते हैं तो उनका भी जिक्र होता है। नहीं, उसमें दोनों ही बातें हैं। पहली बात तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह के वहां वोटिंग हुई है रिकॉर्ड, बल्कि मैं देख रहा था एक फेज में, शायद तीसरे फेज में कंट्री वाइड एवरेज 59-60% थी, और घाटी में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग उसकी भी उतनी थी जितनी कंट्री वाइड, बल्कि इसके तुलना में पहले 10% से। और मैंने एक बार संसद में कहा भी था कि क्या कभी कोई ऐसा नियम लाया जाएगा कि अगर कोई 8-10% वोट हासिल करके सांसद बनता है तो उसे मान्यता ही नहीं दी जाए, बिकॉज ही डजंट प्रेजेंट द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15-20 लाख जहां वोटर होते हैं, तो आप 10%, 8% लेकर के आगे वो मैनेज वोट, तो कहां तक आप उसके प्रतिनिधि होने का दावा कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, उस तरह से तो इसका अर्थ ये हुआ
कि एक जानबूझ करके ऐसा माहौल बनाया गया था इन वंशवादी पार्टियों के द्वारा कि वोट संख्या कम रहे, ये वोट मैनेज करते और पुष्ट दर पुष्ट इनका राज चलता है। अब वहां फिजा खुली है। और दूसरी बात, इसी में सर एक नैरेटिव में दूसरी और बात ऐड जो करना आतंक चाहूंगी। की बात आपने जी। की, इसमें और उसमें फर्क है। मेरा ये मानना है कि ये दिस इज द लास्ट चैप्टर, लास्ट फेज ऑफ टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली इन दी वैली। एंड ये जो मिलिटेंट्स ऑन दी रन है, जो दबाव में आकर ये सॉफ्ट टारगेट्स पे हमला करते हैं। लेकिन आपने वो जमाना देखा होगा कि जब आम चलते फिरते कहीं भी एनकाउंटर शुरू हो जाता, आपको अपनी जान बचाने के लिए तो दौड़ना पड़ता, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। अब तो कई बरस से मुझे लगता है जो नए बच्चे हैं उनको तो ये भी नहीं मालूम कि पत्थरबाजी होती क्या है, जबकि पिछली पीढ़ी के बच्चों के लिए तो ये बड़ा आम शुगल था। इस तरह से, और रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म, लगभग 2.5 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर घाटी पहुंचा है पिछले सीजन में। अभी भी उसी तरह ट्रेंड चल रहा है। पहली बार होम टूरिज्म, हालांकि मेघालय और पूर्वोत्तर में होम टूरिज्म की रिवायत है, लेकिन कश्मीर घाटी में नहीं थी। वहां पर भी होम टूरिज्म शुरू हुआ और लोगों के घर मकान खाली हो गए। और आज जबकि अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो 2-3 दिन के भीतर ही 1 लाख से ऊपर श्रद्धालु वहां पहुंच गए। यानी मैं तो ये कहूंगा कि वहां पर स्थिति सामान्य है कि नहीं है, इसका सबसे बड़ा मापदंड है टूरिस्ट, सबसे बड़ा मापदंड है वो यात्री। क्योंकि जब भी कोई अपना परिवार लेके हॉलीडे मनाने आता है, अवकाश मनाने, तो मैं क्या कह रहा हूं उस पर यकीन नहीं करेगा, बीजेपी क्या कह रही है उस पर नहीं करेगा, मीडिया क्या कह रहा है उससे नहीं, वो अपने सूत्रों से पता लगाएगा। उसका वहां कोई साथी होगा, कोई कुलीग होगा, कोई दोस्त होगा, कोई परिचित होगा, उसको कहेगा भाई साहब यार बताना यार। सब तो मीडिया तो कहता है, सरकार भी कहती है, लेकिन वाकई मैं बीवी बच्चों को लेकर आऊं तो सुरक्षित रहूंगा, तो कहता हाँ आइए, यहाँ तो आम लोग घूम रहे। यानी वो हमारा सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल है। एब्सोल्युटली। अब जब 2.5 करोड़ टूरिस्ट आता है, इस कदर आता है कि वहां गाड़ियों के जाम लग जाते हैं और रहने की जगह ही नहीं रहती, तो वही सबसे बड़ा प्रमाण है इस बात का कि अब परिस्थिति बदली है। जी, प्रमाण एक और है, लाल चौक पर लहराता हुआ फहराता हुआ तिरंगा, और निश्चित तौर पर वो भी एक काबिले तारीफ बात है सर। लेकिन क्योंकि सरकार आपकी कड़े फैसलों के लिए जाने जाती है, मैं वापस से 400 पार पे लौट रही हूं, जो नहीं हुआ, सरकार आपकी बनी, लेकिन कई ऐसे एजेंडे थे आपकी सरकार में जो 3rd टर्म में आप चाहते थे कि पूरा हो। मसलन यूनिफॉर्म सिविल कोड, मसलन एनआरसी, मसलन 1 नेशन 1 इलेक्शन, वक्फ। आपको लगता है कि कम नंबर होने की वजह से ये प्रभावित हो सकते हैं, या ये कड़े फैसले आने वाले 5 साल में हम आपकी सरकार द्वारा देखेंगे? नहीं, देखिए पिछले 10 बरस का जो रिकॉर्ड है मोदी जी का, उसमें आपने ये बात महसूस की होगी कि एक तो उसमें निरंतरता, जी, कंसिस्टेंसी, दूसरा निष्ठा, कमिटमेंट, जो करना है, जो की कहा है वो करना ही करना है, टाइमलाइंस के भीतर करना है। तीसरा, संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करना, वहां तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा गया। और ये जो अगले 5 साल है, इसमें उन्हीं 10 साल के एक तो जो गेन्स हमारे रहे हैं उनकी कंसोलिडेशन होगी, और दूसरे जो हमारे नए टारगेट्स हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे सबसे प्रमुख नुमाया तौर पर जिसकी दुनिया ने भी जिसका दृश्य देखा वो था हमारा स्पेस का, जी, चंद्रयान। अब बहुत कम लोगों के ये ध्यान में है कि हमारे इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी, और 1969 का साल वो साल है जब अमेरिका ने पहला मानव चांद की धरती पर उतारा था। हम चंदा मामा दूर के गीत गा रहे थे। आज वही अमेरिका पीछे है और हम साउथ पोल पे पहुंच गए। यानी अभाव किसी बात का नहीं था, प्रतिभा का नहीं था। हमारे वैज्ञानिक, हमारे दूसरे वहां के जो कर्मी हैं, उनमें किसी तरह की क्षमता की कमी नहीं थी, लेकिन वो अनुकूलता का अभाव था जो नीति निर्धारकों स्तर से आता है, जो राजनीतिक नेतृत्व से, पॉलिटिकल लीडरशिप से आता है। उसकी पूर्ति मोदी जी ने की, उसको प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया, उसके रिसोर्सेज बढ़ा दिए। और अब आपके माध्यम से एक बात मैं शेयर भी कर लूं कि अगले साल हम पहला हिंदुस्तानी स्पेस में जाने वाला है, वो हमारा टारगेट था। हमने तो सोचा था कि हम 2022 में ही चले जाते, लेकिन उस समय चूंकि लॉकडाउन हो गया और हमारे जो प्रशिक्षण चल रहा था रूस में, उनको वापस आना पड़ा। अब हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स जो है पोटेंशियल एस्ट्रोनॉट्स, वो आइडेंटिफाई भी कर दिए गए हैं, उसमें
तीन ग्रुप कैप्टन है और एक विंग कमांडर। 2025 में हमारे ट्रायल फ्लाइट्स हो रहे हैं। 2025 में हमारा पहला मानव अंतरिक्ष में जाएगा। वैसे तो राकेश शर्मा गए थे, लेकिन वो रूस का मिशन था। और साथ ही साथ एक और बात जो कम जानकारी है कि 2025 में ये हिंदुस्तानी हमारे 3 सी डेप्थ में भी जाएंगे, क्योंकि डीप सी मिशन का भी घोषणा प्रधानमंत्री ने लाल किले से की। आने वाले समय में जब हम कहते हैं कि हम तीसरे दर्जे की इकोनॉमी बनेंगे, फिर पहले दर्जे की, तो कभी हमने सोचा कि वैल्यू एडिशन होगी कहां से? ये उन रिसोर्सेज से होगी जो ना अभी तक तराशे गए ना तलाशे गए। हमारे पास 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल इन दी वर्ल्ड। और हमारे यहाँ एक समुद्र है जिसका नाम हिंद महासागर है। मैं उस दिन ऑस्ट्रेलिया से आए हुए कुछ मित्रों से कह रहा था कि यू हैव एन आइलैंड कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, यू हैव अ कंट्री कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, यू हैव अ कॉन्टिनेंट कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, बट यू डोंट हैव एन ओशन कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन ओशन। सो आई हैव एन ओशन, क्योंकि इसमें वो संपत्ति छिपी है जो अभी किसी ने देखी नहीं। मेटल्स, बायोडाइवर्सिटी, लिविंग प्रॉपर्टीज, मिनरल्स, तो ये सब उसके लिए डीप सी मिशन शुरू। और उसके तहत पहली बार, क्योंकि 6,000 मीटर तक लगभग अनुमान रहता है कि सी की डेप्थ है, तो पहला जो मिशन होगा 5, तो 1 ह्यूमन, इंडियन ह्यूमन इन स्पेस एंड 1 इंडियन ह्यूमन डीप सी। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां इस चीज के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भारत 24 में हम विजन ऑफ 2047 की बात करते हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया, और यहां से बड़े ऐलान और निश्चित तौर पर जो हमारी स्पेस क्रांति है शानदार है। और एक और जिक्र मैं करना चाहूंगी, क्योंकि शायद वो आपसे छूट गया, क्योंकि चंद्रयान की अगली तैयारी भी हो चुकी है और उसको लेकर भी इसरो लगातार काम कर रहा है। उसको लेकर विजन क्या है सर? नहीं, एक खासियत ये भी रही है हमारे स्पेस विभाग की कि हमने केवल रॉकेट छोड़ने तक उसे सीमित नहीं रखा। रॉकेट वो एक रिसर्च और डेवलपमेंट के नजरिए से वो तो अच्छा कार्य है, और एक हमें विश्व में प्रथम श्रेणी के देशों में शुमार होने का अवसर भी देता है। लेकिन मुझे लगता है एक काम हमने वो भी किया जो शायद बहुत सारे देशों ने नहीं किया। हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को भरपूर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, बाकी सेक्टर्स में भी इस्तेमाल किया। मीडिया में तो है ही है, आज तो सब कुछ है। उसके अतिरिक्त रोड कंस्ट्रक्शन में, स्मार्ट सिटीज में, एग्रीकल्चर में, सॉइल हेल्थ कार्ड में, सैटेलाइट्स के द्वारा मैपिंग करना, और अब तो वो पटवारी और जो काम रेवेन्यू वाले करते थे वो अब सैटेलाइट और ड्रोन करने लगे। और वो भी इसलिए संभव हुआ कि नई नीति लाई गई। मोदी जी ने लाया, नया जियो स्पेशल पॉलिसी नहीं हुई, स्पेस पॉलिसी नहीं, ड्रोन्स को लेकर के जो पहले रेगुलेशंस थी जो अनावश्यक थी उनको हटा दिया। तो कहने का तात्पर्य कि स्पेस टेक्नोलॉजी भी अब केवल सीमित रॉकेट तक नहीं रही है, वो घर घर पहुंच चुकी। इसी प्रकार से हर टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया, और ये क्रम निरंतर जारी, अब ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की प्रतिबद्धता और उनकी गारंटी का एक हिस्सा है। बिल्कुल उनकी इच्छा है, लेकिन बजट से कुछ उम्मीद स्पेस सेक्टर के लिए ज्यादा आप करेंगे? हाँ, आपने ठीक कहा। देखिए, उसमें क्या है कि हम जब बात करते हैं गायबाना सुबह सैर करते हुए, हमारा एक स्वभाव रहता है, अरे क्या किया हिंदुस्तानियों ने, वो देखो अमेरिका वहां पहुंच गया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने स्पेस सेक्टर को 60-70 साल सरकारी खजाने से ही फीड किया, जबकि जिसके साथ हम मुकाबला कर रहे हैं नासा, उसका 70-80% रिसोर्स नॉन गवर्नमेंट है। पहली बार ये सोच जब आई, प्रधानमंत्री जी के आगे रखी, तो ये कॉन्सेप्ट आया है जो अभी हम लागू करने वाले हैं। आपने अच्छा किया, पूछ लिया, संसद में पारित भी किया, वो मैं ही लाया था, अनुसंधान का विधेयक, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिस तरह से अमेरिका का है नेशनल रिसर्च सोसाइटी, उसी की तर्ज पर, जिसमें लगभग 60-65% रिसोर्स बाहर का होगा। क्योंकि अगर हमें यहां से आगे बढ़ना है, तो आपका कहना ठीक है कि हम पूरी तरह सरकारी खजाने पर निर्भर नहीं कर सकते, कोई भी देश नहीं करता। और इसीलिए जब से अभी 2-3 बरस ही हुए हैं आपने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट पार्टनर्स के लिए खोला, तो केवल 7-8 महीने में अप्रैल 2023 से लेकर 31 दिसंबर तक 1,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राइवेट सेक्टर ने किया। हमारे प्राइवेट स्टार्टअप्स वर्ल्ड पोटेंशियल के बन गए। हमारे जो पहला एक स्टार्टअप था, उस समय हमारे 2 साल पहले एक स्टार्टअप होता था, अब हमारे बढ़ के 199 में 200 हो गए। मैं कह रहा था अगर खबर बनानी है तो आप कह सकते हैं 200 गुना बढ़ गए, क्योंकि 1 से 200 हो गए। और हमारे जो पहले के स्टार्टअप थे उन्होंने प्राइवेट रॉकेट बनाने की यूनिट लगा लिए, एक ने हैदराबाद में। तो ये सब इसलिए हुआ कि रिसोर्स का अभाव जो था,
और ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा ये उसी दिशा में एक कदम होगा। इसमें फाइनेंशियल रिसोर्स भी है, नॉलेज रिसोर्स भी है, क्योंकि जैसा इंटेग्रेशन होता है सब लोग बढ़ते हैं, आप युवाओं को भी आने देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी आने देते हैं, तो आपको केवल आर्थिक रूप से ही उनका सहयोग प्राप्त नहीं होता, उनके अनुभव, उनकी एक्सपर्टाइज को भी आप अपने साथ समन्वय में लाते हैं। तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं और अब ये बाकी विश्व भी इस बात को महसूस करने लगा है कि अब भारत भी उसी। अच्छा, इसका एक प्रमाण और है कि अब हम, पहले हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी 10-15 साल बाद में आती थी। अब इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं इन्होंने पहली बार टेलीविजन कब देखा होगा? सन 1970-71 में जी। और पहली बार चित्रहार देखा होगा। फिर आप बेचैन रहते कि सप्ताह में एक दिन फिल्म आएगी, फिर आएगी 2। लेकिन जो आज आप देख रहे हैं ये अमेरिका 1950 में देख रहा था। यानी हमारे यहाँ टेलीविजन आने में भी 15-20 साल एक्स्ट्रा लग गए। 1960 में जब प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ जिसमें जॉन कैनेडी ने रिचर्ड निक्सन के साथ डिबेट करके और उनको ख्याति प्राप्त हुई, उस समय यहां तो मालूम ही नहीं था कि टीवी क्या और टीवी डिबेट क्या है। यानी लेकिन आज वैसा नहीं है। आज चाहे स्पेस सेक्टर है, हम कई स्तर में हमसे अधिक आगे हैं। इसी प्रकार अगर हमारी क्वांटम टेक्नोलॉजी है तो हम 6-7 देशों में जो क्वांटम में है, या जैसे हमारा मेरीन का है काम, जैसे समुद्र का। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब वो जो खला थी, जो वक्त के लिहाज से जो गैप था, वो भी जाता रहा। तो अब हम बिल्कुल उसी स्तर पर चल रहे हैं जिस तरह से विश्व चल रहा है, और बहुत जल्द मुझे लगता है 2047 से भी पहले हम उस मैदान पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम 2047 विजन ऑफ न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। सर, पानी अगर आप लेना चाहें तो सबसे पहले मैं उन 5 प्राइम सेक्टर्स का आपसे जरूर जिक्र करना चाहूंगी जिसमें एक स्पेस को आप शामिल रखेंगे। उस 2047 विजन में वो 5 सेक्टर्स कौन से हैं जिसके बाद जो मोदी के तीसरे टर्म की गारंटी थी तीसरी इकोनॉमी बनने की, उसको हम कैसे पूरा करें? जैसा तो आपने कहा कि जहां तक विज्ञान का संबंध है, स्पेस तो है ही है। स्पेस तो बल्कि अभी से ही हम दूसरे देश हमारा अनुसरण करने को देगा। इसी तरह से हमारा डीप सी मिशन, समुद्र की ओर हमारा पहली बार ये खोज का काम शुरू हो रहा है, जो शायद बाकी देशों के लिए भी एक मिसाल का काम करेगा। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे बहुत से ऐसे रिसोर्सेज जो अभी तराशे नहीं गए, हमारे हिमालयन रिसोर्सेज, हमारे 5-6 राज्य ऐसे हैं जो हिमालय की गोद में बसते हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरोमा मिशन अभी शुरू हुआ, लेवेंडर का एक नया एग्रीटेक स्टार्टअप्स, क्योंकि हम ये सोच बैठे थे कि शायद स्टार्टअप का अर्थ है आईटी, लेकिन हमारा स्टार्टअप तो एग्री स्टार्टअप है, हमारा स्टार्टअप मेरीन स्टार्टअप है। आज लेवेंडर एक नया आयाम बन करके उभरा है। 26 जनवरी में उसकी झांकी भी थी करते हुए पथ पर, और उसका अनुसरण बाकी देशों में किया। तो इस तरह के जो हमारे रिसोर्सेज हैं जिनको हमने अभी तक उस तरफ तवज्जो नहीं दी या प्राथमिकता नहीं दी, ये हमारी इकोनॉमी की वैल्यू एडिशन में काम करने वाले हैं। बिल्कुल, इस बात की उम्मीद करती हूं कि जैसी हैट्रिक आपने लगाई है और उसी तरीके से हमारा देश भी निरंतर आगे बढ़ता रहे, नए नए आयाम गढ़ता रहे। भूपेंद्र यादव जी हमारे बीच आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। एंड डॉक्टर जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद भारत 24 को अपना समय देने के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस चर्चा की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।